हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडेक्स 21 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में। ओके, तो डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में डील करते हैं इंडेक्स 21। सो इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स 21। इंडेक्स 21 जो है आपका प्रिस्क्राइब करता है कि फॉरेन एक्सचेंज अगर कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है, उसकी अकाउंटिंग कैसी होगी। और अगर मान लीजिए आप फॉरेन ऑपरेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन कर रहे हैं प्रेजेंटेशन करेंसी में, तो कैसे होगा। और पेरेंट एंटिटी एंड इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन बिटवीन पेरेंट एंड फॉरेन ऑपरेशन, ये भी डील करता है। ठीक है, यही इंडिया से बताता है भाई कि आप अगर फॉरेन ऑपरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, ठीक है, तो वो आपके आपके बैलेंस शीट में कैसे दिखाए जाएंगे, या आपको उनमें मर्ज करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी टू प्रेजेंटेशन कंट्री, मान लीजिए मुझे मैं मेरा जो ऑपरेशन है, मेरा जो हेडक्वार्टर है वो बाहर है, ठीक है, बाहर है यूके में। तो और मेरा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो क्या है, इंडिया में है, मैं इंडियन कंपनी हूँ। ठीक है, मैं इंडियन कंपनी हूँ, मेरा जो हेडक्वार्टर है वो यूके में है। तो मेरे को क्या करना होगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूके की प्रेजेंटेशन करेंसी है, मतलब यूके में, ठीक है, ट्रांसलेशन करना होगा तो वो किस रेट पर होगा ये भी बताएगा वो, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, तो ये इन तीनों चीज़ों में डील करता है। आपके तीन टाइप की करेंसीज होती हैं, एक होती है फॉरेन करेंसी, फंक्शनल करेंसी, एक होती है फॉरेन करेंसी, और एक होती है प्रेजेंटेशन करेंसी। तो फंक्शनल करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरी इंडियन कंपनी है, मान लीजिए मेरी टाटा है, ठीक है, टाटा कंपनी है, टाटा लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शनल करेंसी मेरी रुपीज़ हो गई। तो कैसे पता चलेगा फंक्शनल करेंसी कौन सी है, तो इसमें इंडिकेटर्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, इंडिकेटर्स दे रखे हैं, डिटरमिन एज अ करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ एंटिटी यूजिंग फॉलोइंग इंडिकेटर्स। ओके, तो पहला इंडिकेटर होता है करेंसी विच इन्फ्लुएंस द सेल प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरी सेल होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरी सेल होती है, जिस करेंसी में सबसे ज़्यादा सेल होती है वो। और और करेंसी विच इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड गुड्स। ठीक है, मान लो मेरा जो इम्पोर्ट होता है, मेरा जो सेल होती है वो भी इंडियन कस्टमर को होती है, और जो इम्पोर्ट भी होता है, मतलब अगर मैं कोई गुड्स परचेज भी करती हूँ तो वो भी इंडियन रुपीज़ में करती हूँ। तो अगर ये दोनों इंडियन रुपीज़ होती हैं तो मेरी फंक्शनल करेंसी रुपीज़ हो जाती है। लेकिन अगर मान लो कि मैं कह रही हूँ कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो बाहर के हैं, ठीक है, डॉलर्स, यूएस वाले कस्टमर्स हैं मेरे, तो मेरे को पैसा किस में आता है, डॉलर्स में आता है। और मैं जो परचेज करती हूँ वो मैं करती हूँ कहाँ से, वो मैं करती हूँ यूके से परचेज, या दुबई से परचेज करती हूँ। ठीक है, दुबई से परचेज करती हूँ, तो दुबई वाली करेंसी आ जाएगी, है ना। तो ये तो दुबई हो गई, और ये हो गया आपका यूएस, ये तो अलग अलग हो गई। तो अगर मैं प्राइमरी इंडिकेटर से अपनी फंक्शनल करेंसी पता नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं आती हूँ सेकेंडरी इंडिकेटर्स पे, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है, यूएस आ रहा है, यूएस की करेंसी आ रही है सेल प्राइस में, क्योंकि मैं यूएस के मेरे कस्टमर्स हैं। और मैं सर्विस ले कहाँ से रही हूँ, इम्पोर्ट कहाँ से कर रही हूँ, गुड्स को दुबई से इम्पोर्ट कर रही हूँ। तो दोनों अलग अलग हो गए, तो मुझे सेकेंडरी इंडिकेटर्स में आना पड़ेगा। तो करेंसी इन विच फंड्स आर रेज, तो मेरे जो फंड रेज होते हैं वो रुपीज़ में होते हैं, मेरे जो फंड रेज होते हैं ज़्यादातर वो रुपीज़ में होते हैं। करेंसी इन विच रिसीव फॉर ऑपरेशन आर रिटेन्ड। और मेरी जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट इंडियन में है, इंडिया में है, तो मेरी जो रिसीट्स रखी जाती है वो भी रुपीज़ में रखी जाती है। तो क्योंकि अब ये दोनों मेरे इंडिकेटर्स इक्वल है, कॉमन है, रुपीज़ में रखे जाते हैं, तो मेरी रुपीज़ फंक्शनल करेंसी बन जाएगी। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडिकेटर तब सहारा लिया जाता है जब प्राइमरी इंडिकेटर अलग अलग हमें करेंसी दे रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा फॉरेन करेंसी। एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी ऑफ एंटिटी। फॉरेन करेंसी मतलब फंक्शनल करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी करेंसी, मान ली मेरी रुपी करेंसी हो गई, तो रुपी को छोड़कर जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड की करेंसी वो सारी मेरी फॉरेन करेंसी हो जाती है। ठीक है, सो ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन करेंसी नीड टू बी कन्वर्ट टू फंक्शनल करेंसी। अगर मुझे अपने बैलेंस शीट और पीएनएल में दिखाना है तो उसे मुझे फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मैं फॉरेन ऑपरेशन के साथ फॉरेन करेंसी के साथ कर रही हूँ, सिंपल। ठीक है, प्रेजेंटेशन करेंसी, ये वो करेंसी होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी के प्रेजेंट किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं। अब वो फंक्शनल करेंसी भी हो सकती है, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीन टाइप की करेंसीज होती है, फंक्शनल, ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन और प्रेजेंटेशन करेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। मान लीजिए मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। मान लीजिए कि भाई मेरा यूके में फॉरेन ऑपरेशन है, यूके मेरा फॉरेन ऑपरेशन है ना।
अब और इंडिया में भी मेरा ऑपरेशन है, यूके में मेरा हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टाटा को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो टाटा के लिए तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन करेंसी है। तो उसको अपनी जो बैलेंस शीट है, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी में लाना होगा। प्रेजेंटेशन करेंसी मतलब यूके की पाउंड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, कैसे होगी अकाउंटिंग, ठीक है। 3 टाइप के हमने ट्रांजेक्शन पढ़े थे। एक तो भैया फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, एक तो फॉरेन ऑपरेशंस कैसे होंगे, और एक इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, ठीक है। ये चीज़ थी। तो उसमें फर्स्ट है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन दैट विल बी सेटल इन फॉरेन करेंसी व्हिच इंक्लूड्स परचेज सेल ऑफ गुड्स पीपी इन फॉरेन करेंसी, बोरोइंग और इन्वेस्टिंग अमाउंट इन फॉरेन करेंसी। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। हम परचेज कर रहे हैं, तो यूएसडी हमें देने पड़ेंगे। कोई भी फॉरेन करेंसी में जो भी ट्रांजेक्शन में कर रहे हैं उस करेंसी में पैसे देने पड़ेंगे। गुड्स को सेल कर रहे हैं तो पैसे आएंगे, ठीक है। पीपी खरीद रहे हैं तो देने पड़ेंगे। ये सब हो गया, ये हम लोग कुछ लोन खरीद रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो वो आ जाएगा। इनिशियल रिकग्निशन फॉरेन करेंसी क्या होगी, जो भी ट्रांजेक्शन डेट पर प्राइस चल रहा है, फॉरेन करेंसी रेट चल रहा है, वो हो जाएगा। सो इट्स इनिशिएटिव बाय कन्वर्टिंग द फंक्शनल करेंसी एट एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डेट पर जो भी है। सो 1 जनवरी ए लिमिटेड परचेज पीपी फ्रॉम यूएसए फॉर $1,000 ऑन क्रेडिट। ए लिमिटेड फंक्शनल करेंसी इज रुपीज एंड एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डॉलर। तो एक्सचेंज रेट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में देखी जाती है। तो हम क्या करेंगे, पास द जनरल एंट्री टू रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन। तो क्या हो जाएगी एंट्री फ्रेंड्स, पीपी डेबिट टू बैंक, सॉरी पीपी डेबिट टू क्रेडिट पे लिया ना, तो पीपी डेबिट टू क्रेडिटर हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाई 80, 80,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री 1 जनवरी को पीपी डेबिट टू क्रेडिटर्स हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 80,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन क्या होगा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का, हर बैलेंस शीट डेट पर क्या होगा। तो इसमें भी ना 2 कैटेगरीज हैं आपकी, मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम। तो इसमें भी ये है कि अगर एसेट्स और लायबिलिटी इनिशियली रिकॉग्नाइज है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में, तो जो भी आपकी बैलेंस शीट ईयर एंड पे डेट चल रही है, जो भी आपकी एक्सचेंज रेट है बैलेंस शीट की डेट पर है, ठीक है। बैलेंस शीट की डेट पर जब आपकी बैलेंस शीट बन रही है तो ईयर एंड डेट होती है बैलेंस शीट की, तो ईयर एंड डेट पर जो भी आपकी रेट है उसमें आपको कन्वर्ट कर लेना होगा उसको, ठीक है। सो एसेट एंड लायबिलिटी विच विल बी सेटल इन फिक्स अमाउंट ऑफ कैश, जैसे आपका हो गया लोन टेकन, लोन इन्वेस्टमेंट, रिडीमेबल बॉन्ड्स वगैरह, ये आपकी एक्चुअल की लायबिलिटीज़ है। मॉनेटरी अमाउंट है जो एक्चुअल की लायबिलिटीज़ है आपकी, ठीक है। और एक्चुअल की आपकी जो भी एसेट्स वगैरह हैं, तो एक्चुअल की लायबिलिटी तो आपको पैसा सच में पे करना होगा, तो इसलिए जो भी इसका आपका डिफरेंस बनेगा, एक्सचेंज डिफरेंस, वो आपका P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। वो आपका P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सो इट विल बी रीमेजर्ड एक्सचेंज रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट, क्लोजिंग रेट एट ईयर एंड में हो जाएगी, और डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड एक्सचेंज गेन और लॉस टू P&L, ठीक है। वो एक्सचेंज गेन और लॉस पे आ जाएगा। और अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, जैसे आपके नॉन मॉनेटरी आइटम पीपी हो गई, ये तो जो लायबिलिटीज़ हो गई। एक्चुअल में आपके मैं बताऊँ यहाँ पर क्या आ गया, आपके इन्वेस्टमेंट्स आ गए, मतलब आपको एक्चुअल में इतना पैसा मिल रहा होगा। तो अगर आपको राइट टू रिसीव है कैश और ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू पे कैश और दूसरी फाइनेंशियल एसेट्स है, ऑब्लिगेशन है, तो वो एक्चुअली तो हुए, एक्सचेंज और एक्चुअली तो हुए, तो इसलिए वो P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी के केस की मानो, तो नॉन मॉनेटरी में क्या हो गया, आपका पीपी आ गया, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये आपके क्या है, पीपी। भाई पीपी को, ये पीपी नॉन मॉनेटरी कैसे हो गया, क्योंकि आपको इसके बदले में क्या मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। इसके बदले में आपको कैश नहीं मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है। इसको यूज़ करके आपको कैश नहीं मिलने वाला। इंटेंजिबल एसेट को यूज़ करके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, कैश नहीं मिलने वाला। इन्वेंट्री को यूज़ करके आपका क्या मिलेगा, इन्वेंट्री को आपको मतलब अल्टीमेटली क्या है कि ये आपको कैश नहीं दे रहे, ठीक है। अभी कैश नहीं दे रहे ये। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव हो गई है तो आपको गुड्स और सर्विस देनी है, बदले में गुड्स और सर्विस देनी है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी आपने पहले से इन करके लिया, आपको गुड्स और सर्विस रिसीव करनी है, मतलब सर्विस रिसीव करनी है, ठीक है, इस केस में। तो ये हो गया, तो इसलिए नॉन मॉनेटरी बोल रहा है। तो अगर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर किए जा रहे हैं, कॉस्ट मॉडल पे, तो वो रीमेजर नहीं होंगे, कॉस्ट पे मेजर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर फेयर वैल्यू पे, रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो रहा है, तो क्या होगा, तो भाई इट विल बी रीमेजर्ड एक्सचेंज रेट ऑन फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन डेट,
तो फेयर वैल्यू जो आपकी डेट है जिस पे आप रीमेजर कर रहे हो, तो वो जो एक्सचेंज रेट चल रही है उस पे आपका रिवैल्यूएशन होगा, और डिफरेंस अमाउंट जो आएगा वो किस में आ जाएगा, ओसीए में भी आ सकता है, पीएनएल भी आ सकता है। ओसीए में भी आ सकता है, पीएनएल में भी आ सकता है। अब इसमें क्या है, मान लो कि भाई हमारा जो एक्सचेंज रेट है, आपका जो नीचे एग्जाम्पल दिया उससे क्लियर हो जाएगा। अगर आपका फेयर वैल्यू जो है, आप जैसे अब जब हमने आपका इंडिया 16 पढ़ा था, आपको याद हो पीपी का, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो हम रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो वो जो रिवैल्यूएशन हमारा इंक्रीज होता है ना, अगर रिवैल्यूएशन रिसीव होता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जाता है, और रिजर्व किस में जाता है, ओसीआई में जाता है। तो अगर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व ओसीआई में जा रहा है तो इससे रिलेटेड जो आपका एक्सचेंज लॉस है और गेन है वो भी ओसीआई में चला जाएगा, है ना। और अगर आप मान लो उसके फेयर वैल्यू गेन को आप इसमें रिकॉर्ड कर रहे हो, पीएनएल में रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लो आप रिवैल्यूएशन करके आपको लॉस हो रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि लॉस होता है कंजर्वेटिव अप्रोच से हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस बनेगा वो भी आपका पीएनएल में जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस बनेगा वो पीएनएल में चला जाएगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन कंट्रीज टू एग्जाम्पल 1, सपोज एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च ईयर एंड इज $1 इक्वल टू 82, ए लिमिटेड फॉलो कॉस्ट मॉडल ऑन पीपीई, सो पास जर्नल एंट्री एज पर इंडेक्स 21। तो भाई हमने अभी एग्जाम्पल 1 में क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल 1 में पढ़ा था कि क्रेडिटर्स 1000 के 80 हो गया होगा, पीपी कितना हो गया, पीपी आपका 80,000 में है। अब पीपी किस में रिकॉर्ड है, आपका कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आपको कोई रिमेजरमेंट नहीं करना होगा, कोई रिमेजरमेंट नहीं करना। आइटम इनिशियली करनी फॉरेन करेंसी यार, पीपी नॉन मॉनिटरी आइटम है जो कि कॉस्ट मॉडल पर तो नॉट इमीडिएट, लेकिन क्रेडिटर्स होंगे क्योंकि क्रेडिटर्स आपके क्या मॉनिटरी है, क्योंकि आपको ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन द फ्यूचर। ओके, सो नॉन मॉनिटरी रीमेजर्ड किस में होंगे, आपका 82 में हो जाएंगे, है ना, 82 में हो जाएंगे। तो 82 माइनस करोगे 80, ₹2, ₹2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 से 2000 आ जाएगा, है ना। तो क्रेडिटर्स में कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्रेडिटर्स में कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो क्या करोगे एंट्री, क्रेडिटर्स बढ़ाओगे तो 2 क्रेडिटर्स कर दोगे, और आप क्या कर दोगे, एक्सचेंज लॉस कर दोगे, क्योंकि आपको तो घाटा हो रहा है ना, आपको तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अपनी जेब में से। तो ₹2000 आप कर दो, जनरल एंट्री क्या होगी, एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट टू क्रेडिटर्स बन जाएगी, तो ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं इंडेक्स 21 के कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, ठीक है, उसमें आपका एप्लीकेशन क्या होगी। सो एन आइटम ऑफ अकोमोडेशन केस ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी एज फॉलोज, ईयर आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग, एक्चुअल पेमेंट, एक्सचेंज और क्लोजिंग बैलेंस। ये तब की बात है जब आप फॉरेन करेंसी में मॉनिटरी आइटम में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। ये मैं आपको बता दूं, अभी तो हमारा जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन ही चल रहा है अभी, ठीक है, अभी हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन ही कर रहे हैं। तो उसमें स्पेशल केस आया है कि आप क्या कर रहे हो, आपके फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट है या आपने लोन दिया हुआ है या इन्वेस्टमेंट किया हुआ फॉरेन करेंसी में, तो क्या बनाओगे। तो गाइस जब हम इंडेस की बात आती है, ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन करेंसी में, इन्वेस्टमेंट होता है तो आप इंडेस 109 की अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हो, याद हो आपको। तो अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हो, क्या करते हो, ओपनिंग बैलेंस करते हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, एक्चुअल पेमेंट करते हो, और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है ना। तो वही टेबल बनी हुई है। अब क्या हो रहा है इसमें देख रहे हैं कि भाई ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो किस पे मेजर होगा इसमें। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपका जो ओपनिंग डेट पे एक्सचेंज रेट है उस पर मेजर किया जाएगा। ओपनिंग डेट पे एक्सचेंज रेट है, मान लीजिए डॉलर की ₹80 चल रही है, तो ₹80 मेजर होगा ओपनिंग डेट पर, ठीक है। अब इंटरेस्ट किस पे लिए, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो जो ट्रांजेक्शन है ये इंडेस 21 कहते हैं, ट्रांजेक्शन के लिए एवरेज रेट लोगे आप, थ्रू आउट द एवरेज रेट होगी, क्योंकि इंटरेस्ट जो है आपकी वो एक पर्टिकुलर पीरियड से तो बिलोंग नहीं कर रही है कि पर्टिकुलर मंथ से बिलोंग, इंटरेस्ट पूरे थ्रू आउट ईयर की है, इंटरेस्ट पूरे थ्रू आउट ईयर की है, ठीक है। तो हर दिन एक्यूमुलेट हो रही है, तो इसलिए वेटेड एवरेज लोगे। तो एवरेज रेट जो है एक्सचेंज रेट फॉर द ईयर वो ले लोगे आप। एक्चुअल पेमेंट जिस दिन आपने एक्चुअल पेमेंट किया, तो जिस दिन आपने एक्चुअल पेमेंट, तो पेमेंट डेट पे जो भी एक्सचेंज रेट उस पर कर लोगे। अब उसके बाद आपका एक्सचेंज गेन और लॉस आता है, वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस किस पे करो, क्लोजिंग बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस के दिन एक्सचेंज रेट है उस पर करोगे। तो बैलेंस शीट रेट पे जो ईयर एंड पे रेट है वो एक्सचेंज उस पर कर दोगे। तो
इन सबको आप जब करोगे, एंट्री करोगे, तो आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, तो वो आप बैलेंस शीट फिगर डाल लोगे। और वो क्योंकि ये मॉनेटरी है, क्योंकि मॉनेटरी आपको कल को पैसा मिलेगा इस पर, है ना, इन्वेस्टमेंट किया तो कल को पैसा मिलेगा, तो आप एक्सचेंज रेट को पीएनएल में डाल दोगे, ठीक है। तो ये है। अब इन्वेंट्री अगर आपने फॉरेन करेंसी में खरीद रखी है तो क्या होगा, इन्वेंट्री क्योंकि एसेट है ना, और एसेट जो है वो नॉन मॉनेटरी हो जाएगी, ठीक है, वो नॉन मॉनेटरी हो जाएगी। इस मेजर एट द ईयर एंड फॉलोज, अगर आप कॉस्ट पे उसको मेजर कर रहे हो तो वो फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट होगी, मतलब मान लो रुपये है मेरी फंक्शनल करेंसी, वो रुपये में कन्वर्ट होगी एट एन एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन रेट, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन है। इन्वेंट्री परचेज करना क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या है, एक ट्रांजेक्शन हो गया, तो जो ट्रांजेक्शन हो गया तो ट्रांजेक्शन रेट पे जो भी आपकी एक्सचेंज रेट है वो आ जाएगी, ठीक है। और एनआरवी किस पे आएगी, इट इज़ कन्वर्टिंग फंक्शनल रेट एट एक्सचेंज रेट एनआरवी डिटर्मिनेशन रेट। जब आप एनआरवी डिटर्मिन करो तो उस दिन जो एक्सचेंज रेट डल रही है उस पर कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इन्वेंट्री विल मेजर लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी फंक्शनल करेंसी, ठीक है। इन्वेंट्री केस में आपकी फंक्शनल करेंसी ऐसी हो जाएगी, मतलब लोअर ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो दोनों को ही सबसे पहले आप एक्सचेंज रेट्स पे कन्वर्ट करोगे, तब जाके आप कंक्लूड करोगे। ऐसा नहीं है कि फॉरेन करेंसी में कंपैरिजन करने बैठ जाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, मान लीजिए आपकी करेंसी जो इन्वेंट्री है वो $1000 है, ठीक है, $1000 है, और ये कितनी आपकी आ रही है, $900 आ रही है, ठीक है। अब आपने ट्रांजेक्शन डेट पे जो रेट थी वो कितनी थी हमारी, 80 रुपये थी, लेकिन इस दिन क्या डेट थी हमारी, इस दिन हमारी डेट थी 85, तो आप निकालो 80,000 रुपये। अगर आप करेंसी में करते 1000 और 900, तो कितने में करते, एनआरवी पे करते, कितने में करते, एनआरवी पे करते आप, ठीक है, कितने पे करते हैं आप, एनआरवी पे करते हैं ना। अब क्या चल रही है आपकी एनआरवी, जब आपने डिटरमिन की 900 मल्टीप्लाई कर दो, 900 मल्टीप्लाई 85, 76,400। मान लो कल को ये रेट 90 होती तो कितना होता, 81,000 रुपीज़ होता। तो लोअर कौन सा बनता, ये बनता लोअर, कॉस्ट पे होती। लेकिन अगर आप करेंसी में करते तो किस पे होती, 900 पे होती, एनआरवी पे होती। इसलिए इसे आप पहले अपनी फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करते हो, तब जाके आप इसका कंपैरिजन करते हो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है फ्रेंड्स। एसेट सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट लॉस परचेज इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब फॉरेन करेंसी में आपने कोई एसेट परचेज किए है तो उसका इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है, तो कैसे होगा, लेट्स सी क्या होगा उसमें। कैरिंग अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस होता कैसे है, लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट मस्ट एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट, तब जाके आपका इम्पेयरमेंट लॉस बनता है, ठीक है। सो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट फॉरेन करेंसी में दोनों दिया हुआ है, फॉरेन करेंसी में देख लोगे दोनों का। फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका कन्वर्टेड फंक्शनल करेंसी एट एक्सचेंज रेट ऑन ट्रांजेक्शन डेट। जब भी आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया था उस टाइम पे, जो भी ट्रांजेक्शन किया था, आप फर्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें क्या था आपका 80 रुपीज़ था, तो 80,000 रुपये बन रहे थे, है ना, $1,000 था, क्या था आपका, $1,000 था, ठीक है, आपका $1,000 था, ठीक है, आपका $1,000 था। तो भाई कैरिंग अमाउंट आपका $1,000 था, है ना, तो कन्वर्ट किया गया आपका परचेज रेट पे जो भी था, तो 80,000 रुपये आ गया इसका। आपने रिकवरेबल वैल्यू निकाली, रिकवरेबल वैल्यू कितनी थी इसकी, रिकवरेबल वैल्यू मान लो इसकी $900 आ रही है, ठीक है, रिकवरेबल वैल्यू $900 आ रही है। तो इस कन्वेंट फंक्शन करेंसी है एक्सचेंजेज ऑन रिकवरेबल अमाउंट डिटर्मिनेशन। तो रिकवरेबल अमाउंट के टाइम पे कितना था इसका, 85, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, मान लो 90 हो गई, 81,000, ठीक है। या मान लो इसको कम कर दो, नॉट 90, 80 कर दो, तो 72,000 आ गई, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 70, तो 8,000 का क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस होगा। सो मेजर लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल फंक्शनल करेंसी इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड, कैरिंग अमाउंट 80,000 रुपये थी और ये 72,000, डिफरेंस विल बी इम्पेयरमेंट लॉस पर इंड AS 36। तो वो 36 के अकॉर्डिंग आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा, ठीक है, 36 के अकॉर्डिंग वो इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो बाकी हम फॉरेन ऑपरेशन का अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा एक चीज़ और इसमें, क्योंकि अब आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा इंड AS 36 के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा इसमें, इंड AS 36 के अकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा, तो आपका ये इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में आपका जो एसेट्स है वो रिवाइज हो जाएगी, है ना, आपकी एसेट्स रिवाइज हो जाएगी। तो एसेट्स क्या होगी आपकी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा और एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरेन ऑपरेशन और उसके ऑनवर्ड चीज़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।